नमस्कार। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें आज देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा जो है हरियाणा के राज्यसभा सांसद जो है फिलहाल करनाल पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के मॉडल टाउन से, जहां पर सरदार त्रिलोचन सिंह के माता के निधन पर जो है शोक व्यक्त करने आए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है करनाल पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को जो है सरदार त्रिलोचन सिंह जी की माता जी का निधन हुआ था। उनके घर जो है आज शोक व्यक्त करने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सरदार त्रिलोचन जी के निवास स्थान पर पहुँचे हैं, तो उनकी दिवंगत माता जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। 108 वर्षीय उनका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद उनका रहा। ये परिवार उनके संस्कारों को आगे लेके जाए, ऐसी हमारी भावनाएं हैं। दूसरी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, आज हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं संत राम सिंह जी को, जिन्होंने एक आत्म बलिदान किया है। ये बलिदान देश के किसान के लिए, देश के किसान के संघर्ष में ये बलिदान उन्होंने दिया है, और ऐसा बलिदान दिया है जिसको देश का किसान कभी भूल नहीं पाएगा। तो उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, और उनके साथ उन सभी 21 किसानों को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन के समय कष्ट में, पीड़ा में, कड़ाके की सर्दी में, कोरोना के संक्रमण में, आसमान की छत के नीचे रात और दिन व्यतीत करते हुए अपनी जान कुर्बान करी है। इस आंदोलन में बलिदान दिया है, शहादत दी है देश के किसान की लड़ाई में। उन 21 के 21 किसानों को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। आप समझ सकते हैं कि अब ये जो आंदोलन है उसने एक बड़ी नाजुक मोड़ पे पहुंच चुका है। स्थिति बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील हो चुकी है। इन परिस्थितियों में मैं आग्रह करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से आज, कि वो अब प्रधानमंत्री जी आगे आएं और स्वयं हस्तक्षेप करके किसानों की मांगों को मानते हुए समाधान दें। क्योंकि 6-7 राउंड बातचीत के, मंत्रियों के लेवल की बातचीत हो चुकी है, मगर कोई अभी तक स्थिति यूं की यूं कायम है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी इससे दूर नहीं रह सकते। वो अब समझें, स्थिति गंभीरता को समझें, संवेदनशीलता को समझें। ये जो बलिदान हुआ है संत राम सिंह जी का, उसके बाद जैसे मैंने कहा, जो स्थिति ने जो मोड़ लिया है परिस्थितियों ने, उस बात को समझें और प्रधानमंत्री जी आगे आएँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी तरफ से आज हम आग्रह करना चाहते हैं। दूसरा आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार जिद छोड़े और बड़ा दिल दिखाए, हठ धर्मिता छोड़े, राजहट छोड़े और राजधर्म का रास्ता अख्तियार करे। राजधर्म, जब प्रजा सरकार के पास चल के कोई अपनी बात लेके आती है, तो उस प्रजा की बात मानना राजधर्म है। और अपनी प्रजा की बात मान के कोई शासक या कोई सरकार बड़ी या छोटी नहीं होती, किसी का कद बड़ा छोटा नहीं होता, उसमें हार और जीत नहीं होती। सरकार इस बात को समझे, ये राजधर्म। इसमें कोई किसी का अहम या किसी की हार या जीत का प्रश्न नहीं है। देश का किसान अपनी एक जायज़ मांग लेके शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र और संविधान के दायरे में अपने आंदोलन को चलाते हुए देश की राजधानी की सीमा पे पहुंचा है। सरकार के दरवाजे पे दस्तखत दिए, सरकार दरवाज़ा भी खोले और अपना दिल भी खोले और उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए हमारी मांग है कि तुरंत प्रधानमंत्री जी आएँ, हस्तक्षेप करें और तीनों बिलों को वापस लिया जाए। और यदि
किसी कृषि क्षेत्र की प्रणाली के में बदलाव की किसी को आवश्यकता है तो पहले विचार विमर्श हो, जो हमेशा प्रणाली रही है हमारी स्टैंडिंग कमेटी की संसदीय प्रणाली में। पहले विचार विमर्श हो कृषि संगठनों के, किसान संगठनों के साथ, और उसके बाद कोई नया मसौदा तैयार किया जाए। मगर फिलहाल इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए, हमारी मांग है। क्या लगता है सरकार तीनों को लेकर तो सरकार जो भाजपा धरना दे रही है 19 तारीख को और 20 तारीख को रेवाड़ी में हिंदगढ़ में रैली कर रही है, तो लोग क्या मानते हैं? SYL के SYL मुद्दे। देखिए, पहली बात, दूसरी मैं इसमें दो और बातें करना चाहता हूँ, फिर ये SYL का जवाब दूंगा। हमारी मांग है, और हरियाणा में जैसे आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 14 सांसद बीजेपी के, विपक्ष में मैं अकेला सांसद हूँ। तो एक एकमात्र सांसद के रूप में मैं ये मांग करता हूँ कि तुरंत सेशन बुलाया जाए। जो शीतकालीन सेशन जो कैंसिल किया गया है, वो लोकतंत्र पे ठेस पहुंचाने की कार्रवाई की गई है कि प्रजातंत्र में विपक्ष की थोड़ी आवाज़ सुनने की की गुंजाइश होनी चाहिए। इनके पास तो प्रचंड बहुमत है, पूरे देश में प्रचंड बहुमत है, हरियाणा में भी 14 इनके सांसद हैं, मगर एक कम से कम इतनी तो विपक्ष की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, इतनी गुंजाइश प्रजातंत्र में होनी चाहिए। तो हम मांग करते हैं तुरंत शीतकालीन सेशन बुलाएं। दूसरा, हम मांग करते हैं कि तुरंत हरियाणा का आपात सत्र बुलाया जाए, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ लाने की हमें इजाज़त दें, ताकि किसान के मुद्दे पे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। कौन सा विधायक किसान के साथ है, किसान के हक में है, और कौन अपनी कुर्सी के चिपका हुआ है, और अपने जो कौन सत्ता सर्वोपरि मान के चल रहा है और कौन किसान को सर्वोपरि मान के चल रहा है, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। हमारा मानना है सरकार, जनता का भी विश्वास भी खो चुकी है, हरियाणा सरकार, और हरियाणा की विधानसभा का भी विश्वास बड़ी तेज़ी से ये सरकार खो चुकी है और अल्पमत में है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं। अब आ गई SYL की बात, और ये जो आप कह रहे हैं कि रैली कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी SYL पे, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के सारे सांसदों से। 3 साल पहले जब SYL का फैसला हमारे हक में आया था, तो इन 3 सालों में प्रधानमंत्री जी समय क्यों नहीं लिया गया? हमने कहा था सर्वदलीय सारे सांसद विधायक चलेंगे, प्रधानमंत्री जी से समय लें, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से समय लें, वाटर रिसोर्स मंत्री से, और हरियाणा का हक का फैसला को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। हम पैरवी करेंगे दिल्ली में जाकर। 3 साल तक कोई क्यों नहीं बोला? कोई बीजेपी का सांसद, कोई विधायक, किसी ने चू तक भी नहीं कही। कहाँ छुपे हुए थे 3 साल तक? समय किसी मंत्री से, अब वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी से समय ले रहे हैं इनके सांसद, और जाके मिल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किस राजनीति के तहत 3 साल तक हरियाणा के हितों को बेचने का काम किया जब हमारे हक में फैसला था? और किस राजनीति के तहत आज जब देश का किसान एकजुटता से लड़ाई लड़ रहा है, अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई, ऐसे समय में SYL के मुद्दे को लेकर समय मांग रहे हैं? जहाँ तक SYL के मुद्दे की बात है, हरियाणा के हक का एक बूंद भी पानी हम किसी दूसरे प्रदेश को नहीं लेने देंगे। उस लड़ाई में जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उस लड़ाई में देंगे। मगर जहाँ तक आज के इन 3 कानूनों को वापसी के आंदोलन, किसान आंदोलन की बात है, इस आंदोलन में देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब का एका, देश के किसानों की एकता को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत 3 साल तक जो लोग चुप रहे, मैं उन अपनी 3 साल तक खामोशी का वो जवाब दें, उसके बाद उनको कोई ना कोई औचित्य बनता है। तो कहीं ना कहीं उस रणनीति के तहत आए हैं, इसीलिए ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये अब बीजेपी कितनी किसान विरोधी है, किसान के खिलाफ कैसे कैसे सारी षड्यंत्र रच सकती है, वो आपके और प्रदेश के लोगों के सामने आ चुका है। दीपेंद्र जी, जो ये अध्यादेश लेके आए हैं, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? नहीं, देखिए, अध्यादेश लाना ये आपकी सही बात है। देखो, अध्यादेश जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आपात स्थिति में कोई कानून बनाया जा सकता है। आपात स्थिति में ये अधिकार है, और आपात स्थिति में कोई ऐसी आवश्यकता हो जो कि अगले सत्र तक इंतजार नहीं कर सकती सरकार, ये भी सही बात है। हम प्रश्न पूछते हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों लाए थे, किसकी मांग पे लाए थे? किसी किसान संगठन ने, कौन से किसान संगठन ने इनकी मांग करी थी? और कोरोना के आड़ में, कोविड के टाइम
बैकडोर से सीधा ऑर्डिनेंस ला के कानून बनवा दिए और लोकसभा और राज्यसभा का इस्तेमाल उन कानूनों पे केवल मोहर लगाने के लिए किया गया। नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है, स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाते हैं बिल कि सारे किसान संगठनों से चर्चा होती है। ये हमारी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। उस प्रणाली को एक तरह से दरकिनार करते हुए राज्यसभा में तो वोटिंग भी नहीं हुई, राज्यसभा में इसकी सवाल भी नहीं हुआ, वोटिंग भी नहीं हुई। अध्यादेश आ गया ना, वो धक्का करके, धक्काशाही, लोकशाही नहीं धक्काशाही करके राज्यसभा से पारित किया गया था। तो ये सही बात है आपकी, मैं सहमत हूँ। किसानों का दीपेंद्र जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग एक कमेटी बनाए, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बीच में हो गया कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी इस कानून को लेकर दोबारा से रिव्यू करे इसको। ऐसा क्या संभव है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट उस अधिकार क्षेत्र के तहत संवैधानिक रूप से जो भी निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। मगर इस पूरे मामले में, पूरे मसले में जो सबसे बड़ी अड़चन है, जो जब तक दूर नहीं होगी तब तक मसला का समाधान नहीं होगा, वो सरकार की जिद है। जैसे मैंने शुरू में कहा, राजहट है। और इन्होंने कोई हर बात में राजहट दिखाया, आपने देखा। सबसे पहले तो इन्होंने राजहट दिखाया जब शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलनकारी जा रहे थे, आपने रामलीला ग्राउंड में धरना देने के लिए। जब रामलीला ग्राउंड में बीजेपी की रैली हो सकती है तो क्या किसान धरना नहीं दे सकते? किसका है रामलीला ग्राउंड? इस देश का है। किसकी है राजधानी? इस देश की है। तो जब वहाँ पे राजधानी, देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दल कार्यक्रम कर सकते हैं, रैलियाँ कर सकते हैं, हरियाणा के अंदर वो रैली कर रहे हैं, वो रैली कर सकते हैं, तो क्या किसान शांतिपूर्ण तरीके से नहीं जा सकते थे? मगर जिद बना ली कि किसानों को रामलीला ग्राउंड नहीं जाने देंगे। राजहट है ये। और हाईवे पे रुकवा दिया। पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। अब किसान हाईवे को के बैठने नहीं गए थे। इसी तरीके से अब राजहट बना लिया कि हम बिलों को वापस नहीं लेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य कर रही है, उसका अपना अधिकार क्षेत्र है। मगर जहाँ ये पेच फंसा हुआ है वो आप लोग समझे, वो पेच फंसा हुआ है सरकार के राजहट पे। वो राजहट का पेच निकले और राजधर्म का रास्ता सरकार अपनाए, तब जाके मामला सुलझ सकता है। किसानों का सोचना भी है और कहना भी है कि भाजपा सरकार प्रजातंत्र को छोड़कर राजतंत्र की ओर अग्रसर है। ये मैं इसके लिए क्या कहना? मैं इसमें आज लोकतंत्र पे काले बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से किसान की आवाज़ को दबाने के प्रयास हुए, उस बात का उदाहरण है। जिस तरीके से सत्र के सत्र कैंसिल किए जा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक सांसद होने के, प्रदेश का एक विपक्ष का सांसद होने के नाते मैं आप लोगों के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से। जब विधानसभाएं हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उनके अंदर विधानसभाएं हो सकती हैं, देश की एक एक विधानसभा चल रही है, जब सारे सरकारी दफ्तर खुल सकते हैं, तो देश की संसद क्यों नहीं चल सकती? क्या उन विधानसभाओं में कोविड का खतरा नहीं मंडराता? क्या देश की सरकारी बाकी दफ्तरों के अंदर कोविड का संकट नहीं मंडराता? मगर देश की संसद इकलौती ऐसी संस्था क्यों बनी हुई है? जब सुप्रीम कोर्ट चल सकता है, जब सारे हाई कोर्ट चल सकते हैं, तो केवल संसद को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए। मैंने जैसे कहा, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ सुनने की गुंजाइश होनी चाहिए। इसी प्रकार से शांति प्रिय तरीके से अगर कोई धरना प्रदर्शन करे तो उस धरने प्रदर्शन को दबा के, कुचल के, किसान की आवाज़ को कुचलने की कोशिश क्यों की गई? और इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा की सरकार, और आप ये लिख दो चाहे, हरियाणा की सरकार देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में सामने आई है। देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार का चेहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री शांतिप्रिय तरीके से जा रहे थे। किसान पंजाब से उठकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कहीं पीपली के अंदर लाठियां बरसाई गई, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो कहीं पानी की बौछार वाटर कैनन के माध्यम से, अरे उन पे आंसू गैस छोड़ रहे जो खुद आंखों में आंसू लेके जा रहे हैं, आंसू गैस से कहाँ रुकेंगे? मगर कहीं फोर्स डिप्लॉयमेंट। तो खट्टर सरकार ने जिस तरीके से, जिस निर्दयता से
किसान की आवाज़ को कुचलने की कोशिश करी है। ये सबसे बड़ी देश की किसान विरोधी सरकार के रूप में बेनकाब ये लोग हो गए हैं। आने वाले समय जो है देश का, प्रदेश का किसान और हर वर्ग, क्योंकि हर वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है, इस सरकार को 20 दिन से ज्यादा किसान आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं और अभी तक ऐसा लग रहा है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने के हक में बिल्कुल नहीं है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि सरकार कुछ ही समय में कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है जिससे किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। तो मैंने बता दिया, वो तो मैंने बात दे चुका हूँ आपके प्रश्न का। वो वही जो है, केवल सरकार को जिस दिन अपने सरकार जिद से पीछे हट जाएगी उसी दिन ये आंदोलन खत्म होगा। दीपेंद्र जी, 1500 करोड़ रुपए का अभी एक बहुत बड़ा घोटाला रॉकी मित्तल ने उजागर किया है और उसने आरोप लगाए हैं सीधे सीधे सरकार के ऊपर। उनका दूध में से मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल दिया, उनको ये कैसे? इसमें दो बातें हैं। रॉकी मित्तल जी की जो बात आई है उसमें दो बातें। जो पब्लिसिटी के चेयरमैन थे खट्टर सरकार के, जो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर कार्यालय में सबसे निकट मुख्यमंत्री जी के माने जाते थे, वो बाहर निकल के आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब मैं और नहीं रुक सकता। दो आरोप लगाए उन्होंने मुख्य तौर। पहला आरोप लगाया है कि 1500 करोड़ का घोटाला जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें हुआ है, जिस प्रकार से जो है एडवर्टाइजमेंट्स में बंदर बाट हुई है। तो ये जो 1500 करोड़ का घोटाला है, मैं मांग करता हूं, क्योंकि उनको तो पता ही है, वो तो उस कार्यालय में थे, वो तो चेयरमैन थे पब्लिसिटी के, वो तो मुख्यमंत्री के निकटतम व्यक्ति थे। इसकी जांच होनी चाहिए। 1500 करोड़ के पब्लिसिटी स्कैम की जांच होनी चाहिए। सिटिंग हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी एजेंसी पे विश्वास नहीं रहा। उससे कम की जांच 1500 करोड़ की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो रॉकी मित्तल जी ने कही है कि मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने के लिए पब्लिसिटी मटेरियल जो उनकी पिछला हरियाणा ने 5 साल का जो समय देखा, उसमें भाईचारा तोड़कर राजनीतिक रोटी अपनी सेकने के लिए बीजेपी की सरकार में ये बहुत बड़ा आरोप उन्होंने, जो हम हमेशा बोलते रहे, वो अब सच सार्वजनिक हो गया और सच रुकता नहीं है। आप अगर देखें तो सच चारों तरफ से आ रहा है। सुखबीर बादल जी ने क्या कहा कि भाजपा भाईचारा तोड़ने की असली टुकड़े गैंग भाजपा बताया। सुखबीर बादल जी को उनकी कार्यप्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। सबसे लंबे समय तक वही सहयोगी रहे हैं। रॉकी मित्तल जो सबसे निकटतम रहे खट्टर साहब के, उन्होंने कहा कि इन्होंने जात पात की राजनीति और भाईचारे को तोड़ के हरियाणा में राजनीति करी। तो अब जो हम बात कहते थे, वो इनके साथी और सहयोगी बाहर निकल के करे, कहीं वो हमारी बात प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ दोनों बहुत गंभीर आरोप लगे हैं सरकार पे। इसकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले दिनों में? जो धरना प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालयों पर या कुछ और? वो हम पूरी तरीके से हम समर्थन में हैं किसान के और साथ है। जो जिस प्रकार से साथ समर्थन होगा वो हम करेंगे। सर 1990 में हमने सुना है कांग्रेस भी ये कानून लाना चाहती थी, तो क्या अगर कांग्रेस कानून लाती? 1990 में कांग्रेस पावर में नहीं थी। 1990 उस टाइम तो उनका राज था भैया। जिन नागरिकों से भाजपा वोट लेने के बाद सत्ता में आई है, उन्हीं से उनका प्रमाण मांगा जा रहा है। इसके ऊपर कांग्रेस का क्या कहना है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा कि भाई ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो कोई एक मैं कर लूंगा, उसमें मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। पूछ ले साथ ही, मैं आंसर दोनों का साथ दे दूंगा। आजा कर लो, मजे लो। दीपेंद्र जी, रॉकी मित्तल ने आज इतना बड़ा 1500 करोड़ का घोटाला सामने ला दिया। तो ये रॉकी मित्तल वही है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ अजीबोगरीब गाने गा के इनको उन गानों से मोहित करके कुर्सी हथियाली चेयरमैन की। और तो आपको लगता नहीं है ये कांग्रेस के साथ साथ भाजपा का भी सत्यानाश कर रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने ये कहा है कि उन पर दबाव बनाया गया था गाने लिखने का, कि इस तरह के गाने लिखे जाएं, और अभी भी उन पर दबाव ये बनाया गया कि जो पब्लिसिटी का मटेरियल है उसमें मुख्यमंत्री जी के अलावा बीजेपी के किसी और लीडर की फ़ोटो ना आ जाए। आपने सुना होगा उनकी पूरी बात। तो किसी और की, बीजेपी के जो बाकी और लीडर हैं कोई अपना, तो अब उनकी कितनी बात सच है कितनी वो तो, मगर इतना ज़रूर है कि जो कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो हम तो पहले कह चुके हैं। तो जो है अपना उन्होंने उस बारे में भी बात बताई है जो आप कह रहे हैं राहुल जी वाली बात, तो उन्होंने वो भी बताई है कि उन पर दबाव बनाया गया, ऐसे उन्होंने कहा।
नागरिक होने का प्रमाण मांगना सही है भाजपा के लिए? देखिए, अभी तो भाजपा तो सभी को, सारे नागरिकों को ही क्या नकार रही है। ये नागरिक नहीं है क्या जो किसान है? वो ना, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, पर क्यों रोक रखा है दिल्ली के बाहर? क्या नागरिक नहीं है? भाजपा सारे नागरिकों को नकार रही है और जेजेपी उससे भी आगे जा रही है। जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि शहरों के चुनाव हैं, शहरों में किसान की वोट कम है, इसीलिए शहरों में हम जीतेंगे। ये जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बांगड़ साहब की स्टेटमेंट आपने देखा। तो ये भी एक और बात, इस बारे में भी हम इनसे पूछना चाहते हैं। तो क्या ये जेजेपी पार्टी अब किसान के अस्तित्व को नकार के राजनीति करना चाहती है? किसान सारे वर्ग किसान से जुड़े हैं, कोई उगाता है तो दूसरा खाता है, मगर जेजेपी पार्टी ने जिस तरह की बात करी तो इन बातों के ईवीएम पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं, लेकिन बैलेट पेपर के लिए क्या